Hey everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. This is the part second of unit first, introduction to communication of the book language and communication. तो in this video we will study about methods of communication कि communication के methods क्या क्या हैं जो हमने अपनी part first video में introduction to communication की 3 topics हम कर चुके हैं. अब उससे अगला टॉपिक है methods of communication कि communication के methods क्या क्या हैं, कैसे हम communication कर सकते हैं, क्या क्या methods होते हैं. कम्युनिकेशन ऑप्शंस इन एजुकेशन ऑफ डीफ चिल्ड्रन कि डीफ चिल्ड्रन को पढ़ाने में हम क्या क्या ऑप्शंस हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. अब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे कैसे बनेगी, इसको बोलेंगे हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या होता है, दो चीजें होंगी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज लैंग्वेज टू बी यूज्ड कि क्या मोड हुआ कम्युनिकेशन का और कौन सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे. तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ओरल, विजुअल, स्पीच, रीडिंग एंड साइन लैंग्वेज. तो ये सारे थे जिसके अंदर से हमने 2 मोड्स लिए, दैट इज ओरल एंड सेकंड इज विजुअल मैनुअल. और जो 2 बच गए उनसे राइटिंग वाला और स्पीच रीडिंग, ये दोनों जो हम नहीं लेंगे. अगर 2 लैंग्वेजेस हैं, वर्बल एंड मैनुअल, ये 2 लैंग्वेजेस हमने ली. तो डेफिनेशन बनी 1 मोड आउट ऑफ 2 मोड्स में से एक मोड हमने लिया एंड 1 टाइप ऑफ लैंग्वेज और एक लैंग्वेज ली आउट ऑफ 2, इन दोनों में से एक लैंग्वेज ली, कैन बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट कर ली हमने, एंड कॉम्बिनेशन और इन दोनों को कंबाइन कर दिया ऑफ दीज 2 इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. इन दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन को हम एक उसमें से एक लैंग्वेज ले ली और एक मोड ले लिया, उन दोनों को जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया वो बोलेंगे हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 मोड्स लिए हमने, एक ओरल एंड सेकंड इज विजुअल मैनुअल. और टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस भी 2 ली, एक वर्बल लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं एंड मैनुअल लैंग्वेज होती है जो साइन लैंग्वेज, जो हम साइंस के द्वारा जो लैंग्वेज होती है उसे बोलते हैं मैनुअल लैंग्वेज. तो 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बन के आए. जब वर्बल लैंग्वेज और ओरल को लिया तो ओरलिज्म, और जब वर्बल लैंग्वेज और विजुअल मैनुअल को लिया तो टोटल कम्युनिकेशन, और मैनुअल लैंग्वेज और विजुअल मैनुअल को लिया तो एजुकेशनल बायलिंगुअलिज्म. तो ओरलिज्म है क्या? ओरलिज्म इज अ फिलोसफी दैट डिजायर्स टू डेवलप वर्बल लैंग्वेज थ्रू ओरल मेथड या oral mode of the communication is known as oralism. Now total communication. Total communication is the philosophy that desires to develop verbal language through visual or manual mode of communication. Last is educational bilingualism. Educational bilingualism is the philosophy that desires to develop manual language through manual mode of communication is known as educational bilingualism. तो ये 3 मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल बायलिंगुअलिज्म. वी विल स्टडी अबाउट दीज 3 वन बाय वन. इनकी फिलोसफी क्या है, इनके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इनकी जस्टिफिकेशन यानी इन मेथड्स की अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या क्या है और जस्ट लिमिटेशंस की, इनके डिमेरिट्स क्या क्या है, ये कैसे जो है मतलब इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, तो हम वन बाय वन इन तीनों के पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ओरलिज्म. ओरलिज्म के अंदर क्या था, वर्बल लैंग्वेज हम लेंगे. वर्बल लैंग्वेज हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं थ्रू वर्बल मेथड, यानी वर्बल मतलब ओरल मेथड के थ्रू, ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम वर्बल लैंग्वेज बच्चे को सिखाना चाहते हैं, यानी सुन के हम उसे बोलना सिखाएंगे. फिलोसफी, इसकी फिलोसफी क्या है, इसके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स क्या क्या है ओरलिज्म की. मोर एम्फेसिस ऑन सोशल गोल्स. इसका जो मोर एम्फेसिस होता है वो सोशल गोल्स के ऊपर रहता है कि एक बच्चा सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह पाए, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर सके, इसलिए उसे वर्बल लैंग्वेज हम सिखाते हैं. क्योंकि सारी सोसाइटी डीफ नहीं है, सब सुन सकते हैं, सबको साइन लैंग्वेज नहीं आती है. जो साइन लैंग्वेज होती है उसकी भी एक अलग ग्रामर होते हैं, अलग साइंस होते हैं. जैसे हमें हिंदी आती है, किसी को नहीं आती होगी, तो इस तरीके से ही साइन लैंग्वेज भी एक अलग से लैंग्वेज है. तो सबको साइन लैंग्वेज नहीं आती है. जो सोसाइटी को एक लैंग्वेज आती है, बच्चे को वो सिखाना ताकि जो है वो सोसाइटी के अंदर ढंग से रह सके, अपने आप को एक पार्ट मान सके सोसाइटी का. इसलिए जो ओरलिज्म की फिलोसफी है वो है मोर एम्फेसिस ऑन दी सोशल गोल्स की सोसाइटी के अंदर वो ढंग से रह सके, अपने आप को अडेप्ट कर सके.
सेकेंड इज एम्फेसिस ऑन रेजिडुअल हियरिंग। जो ओरलिज्म है वो एम्फेसिस करता है रेजिडुअल हियरिंग के ऊपर। रेजिडुअल हियरिंग होती है जो थोड़ी बहुत हियरिंग जो उसे सुनाई देती है डीफ बच्चे को। ओरलिज्म जो ओरलिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि कोई भी बच्चा बिल्कुल पैदाइशी डीफ नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी भी सुनने की क्षमता होती है। तो उस थोड़ी सी क्षमता को ही हमें यूज करना है उसकी रेजिडुअल हियरिंग को, ताकि जो उसे इंटरेक्ट करवा सके एनवायरनमेंट के साथ, उसे एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस प्रोवाइड कर सके, उसे हियरिंग एड प्रोवाइड कर सके, ताकि जो है वो अपनी रेजिडुअल हियरिंग का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर सके। उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए कि बच्चे आप जो थोड़ी सी भी अगर आपको साउंड सुने तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको सुनने की कोशिश करो। थर्ड इज मोटो, स्पीच थ्रू स्पीच। इसकी फिलोसफी थर्ड ये कहती है कि स्पीच थ्रू स्पीच, हमें स्पीच हमारा जो है हमारा गोल है, और जो स्पीच हमारा गोल है उसका जो वे है कि हम किस तरीके से उसको अचीव करेंगे वो भी हमारा स्पीच ही है। कि स्पीच बच्चे को दो और स्पीच ही आपका गोल होगा, और स्पीच फिर बच्चा बोलेगा। कि आप बच्चे को कुछ बोलो तो बच्चा भी मतलब उसको बोलने का प्रयास करवाओ तो वो बोलने की कोशिश करेगा। वो कहते हैं कि जो नॉन इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, मतलब कि जिन्हें ढंग से सुनाई देता है, उन्हें पहले से एनवायरनमेंट के अंदर स्पीच प्रोवाइड किया जाता है, सिंपल बोलते हैं तो बच्चा वो लैंग्वेज सीख जाता है आराम से। तो वो कह रहे हैं कि जब आप इम्पेयर्ड बच्चों को, यानी जो डीफ बच्चे हैं, उनसे अगर आप स्पीच चाहते हो तो उन्हें स्पीच प्रोवाइड करो, उन्हें बोलने वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। हम उन्हें मतलब साइन लैंग्वेज की बजाय हम उन्हें सिंपल लैंग्वेज ही प्रोवाइड करें, ताकि जो है एक वो भी स्पीच बोले और बोलने की कोशिश करें। क्योंकि जो साइन लैंग्वेज है वो एक इजी मोड है, तो इजी मोड के बचने के लिए वो कहते हैं कि उनको आप स्पीच प्रोवाइड करो, उन्हें इसके लिए एनकरेज करो कि वो बोलने की कोशिश करें। फोर्थ इज रोल ऑफ स्पीच इन ओरलिज्म। अब स्पीच का क्या रोल है ओरलिज्म के अंदर? जो स्पीच है वो कहते हैं कि सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है ओरलिज्म के अंदर, वो एक असेंशियल है, बहुत जरूरी चीज है ओरलिज्म के लिए, और डिजायरेबल भी है और अटेनेबल भी है। डिजायरेबल है कि आप स्पीच तो स्पीच मिलेगा आपको। अटेनेबल है, अटेनेबल का मतलब होता है कि बच्चे को स्पीच अगर हम चाहते हैं बच्चे से, तो हम उसे स्पीच ही प्रोवाइड करेंगे ताकि वो स्पीच बोले, यानी स्पीच दे, मतलब बोलने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन। मैनुअल कम्युनिकेशन होता है साइन लैंग्वेज। ओरलिस्ट कहते हैं कि बिल्कुल भी साइंस का यूज मत करो। हाँ, हम हाथ से ऐसे जैसे स्पेलिंग कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज का यूज मत करो। क्योंकि साइन लैंग्वेज जो है वो एक इजी अप्रोच है, और बच्चा जो है इजी अप्रोच के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो उसे इजी अप्रोच आपको देनी ही नहीं है। और साइन लैंग्वेज जो है लिटरेसी में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई लिटरेसी नहीं बनाई गई है जिसके अंदर साइन लैंग्वेज से लिखा गया हो, और एकेडमिक्स में भी इसका अफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि मैनुअल का जो है बिल्कुल भी यूज मत करो। लास्ट इज रोल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन का क्या रोल है? वो कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत साइंस, मतलब कि एक्सप्रेशन, नॉट साइन लैंग्वेज, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन चल सकते हैं, या विजुअल, या फिर आप उन्हें पढ़ना भी सिखा सकते हो। रीडिंग एंड राइटिंग इसके अंदर आता है पहले, लेकिन मेन एम्फेसिस जो रहेगा वो रहेगा बोलने के ऊपर, कि उन्हें डीफ बच्चों को बोलना सिखाया जाए, क्योंकि डीफ बच्चों के लिए बोलना बहुत जरूरी है। ये थी फिलोसफी। नाउ जस्टिफिकेशन। इस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की जस्टिफिकेशन, यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। फर्स्ट इज नीड फॉर स्पीच। अब वो कहते हैं नीड फॉर स्पीच, एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए हमें बोलने की जरूरत है। तो ये भी जो है, ये वाला जो मेथड है वो एम्फेसिस करता है स्पीच के ऊपर। तो नीड फॉर स्पीच, एक सोसाइटी के अंदर अच्छे से रहने के लिए स्पीच बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन ऑडियोलॉजी, स्पीच, साइंस एंड स्पेशल एजुकेशन। इसकी वजह से जो है डेवलपमेंट हुआ है ऑडियोलॉजी के अंदर, स्पीच साइंस के अंदर एंड स्पेशल एजुकेशन के अंदर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी आए हैं, ऑडियोलॉजिकल एड्स भी बनी है, हियरिंग एड्स भी बनी है। तो ये सारी चीज जो है ओरलिज्म को जस्टिफाई करती है, या इसकी स्ट्रेंथ है। नाउ लास्ट अबाउट ओरलिज्म इज इट्स लिमिटेशन, कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। लैंग्वेज डिले, लैंग्वेज में डिले हो जाता है कि बच्चे को हम बोल रहे हैं कि स्पीच से सिखाओ, स्पीच से सिखाओ, एकदम तो हमें पता नहीं चलता है कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो उसका जो क्रिटिकल पीरियड है वो बहुत
आगे खिंच जाता है, मतलब उसकी लैंग्वेज डिले हो जाती है। क्रिटिकल पीरियड होता है कि वो पीरियड जिसके अंदर बच्चे को हम लैंग्वेज सिखानी चाहिए, बहुत जरूरी होती है, उसके बाद में अगर सिखाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो लैंग्वेज डिले हो जाती है इसके अंदर। वो कहते हैं कि भाई आप साइन लैंग्वेज को भी साथ साथ प्रोवाइड करो, जो इसके जो मतलब कि अगेंस्ट में बोल रहे हैं ये लोग कि ओरलिज्म के साथ साथ आप ठीक है आप वर्बल लैंग्वेज सिखा रहे हो, लेकिन कुछ कुछ साइंस भी प्रोवाइड करो ताकि जो है बच्चा जल्दी से जल्दी लैंग्वेज सीख सके। सेकेंड इज स्ट्रगल फॉर कम्युनिकेशन एंड नॉलेज। अब बिल्कुल ही स्पीच प्रोवाइड किया जा रहा है उसे, ना ही कोई साइंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई विजुअल वो है ही नहीं, तो उसकी वजह से उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए और नॉलेज के लिए। उसे बोलने के लिए और नॉलेज को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी डेली लाइफ के अंदर, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, पर वो फिर भी कहते हैं कि आप सुनने की कोशिश करो, सुनो, तो जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेसी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनएडिक्वेसी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब इन्होंने तो बोल दिया ओरलिस्ट ने कि भाई आप बच्चे को हियरिंग एड प्रोवाइड करो या कोक्लियर इम्प्लांट करो ताकि वो सुन सके ढंग से या सुनने की कोशिश कर सके, लेकिन हमारी मतलब कि पॉपुलेशन सबके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। कई गरीब बच्चे भी हैं जिनको हम हियरिंग एड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं वो खुद अपने लिए, तो जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो है एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ ओरल सक्सेस। प्री रिक्वेसाइट्स होते हैं जो वो फैक्टर्स जो चाहिए, अगर ये फैक्टर्स पूरे हो गए तो इस चीज की सक्सेस बिल्कुल ठीक ही है। तो प्री रिक्वेस्ट के अंदर आएंगे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, तो भाई हियरिंग एड, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसकी मैक्सिमम यूज करो रेजिडुअल हियरिंग का, तो हियरिंग एड प्रोवाइड करना। तो अब जरूरी तो नहीं है कि सबके पास ही हियरिंग एड हो और बेटर परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन हियरिंग एड बहुत जरूरी है। सेकंड हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई जो एनवायरमेंट हो उसके अंदर बैरियर्स ना हो, भाई उसे अच्छी लैंग्वेज प्रोवाइड की जाए, उसके भाई फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली में एक लैंग्वेज यूज होती है, दो लैंग्वेज यूज होती है, या जो उसके पेरेंट्स हैं वो डीफ हैं नहीं है, या हेरिडिटी की वजह से हुआ है, उसकी प्रॉब्लम कैसी है, उसको ढंग से एनवायरनमेंट उसको मतलब कि सुनने वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं है, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं कि भाई उन्हें एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उन्हें सुनने की फैसिलिटीज या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या फिर वेरियस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वो उनकी पहुंच तक है या नहीं है। तो ये अलग अलग जो है वो पहलू है जो देखे जाते हैं बिफोर एनी स्टार्ट एनी मेथड। तो ये भी जो है लिमिटेशंस के अंदर आता है कि पहले ये पूरे होंगे तो ऑब्वियसली सक्सेस तो हो ही जाएगी, तो पहले ये पूरे करना बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओरलिज्म, उसकी फिलोसफी क्या क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सेकंड उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, एंड थर्ड इज अबाउट लिमिटेशन की इसके इस मेथड के लिमिटेशंस क्या क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। नेक्स्ट इज टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन को हम टीसी से डिनोट करते हैं, और ये जो है ये कैसे आता है, जिसके अंदर वर्बल लैंग्वेज सिखाई जाती है थ्रू विजुअल या मैनुअल मोड के थ्रू, यानी बोलना सिखाया जाता है साइंस के थ्रू, साइंस SIGN साइंस के थ्रू। और ये जो डेवलप हुआ था ये वाला जो मेथड वो यूएसए के अंदर डेवलप हुआ था इन 1970। नाउ इट्स फिलोसफी, इसकी फिलोसफी क्या कहती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। एम्फेसिस ऑन सोशल गोल्स, भाई जो ओरलिज्म का था कि सोशल गोल्स के ऊपर ज्यादातर एम्फेसिस होना कि बच्चा जो है सोसाइटी के अंदर अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। सेकेंड इज यूज ऑफ ऑल सोर्सेज। टोटल कम्युनिकेशन कहते हैं कि यूज करो आप ऑल सोर्सेज का, वर्बल लैंग्वेज का भी यूज करो, साइंस का भी यूज करो और साइन लैंग्वेज का भी यूज करो। दोनों को एक तरह से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना है, दोनों मेथड्स को, वर्बल लैंग्वेज और लैंग्वेज को। थर्ड इज मोटो, स्पीच थ्रू स्पीच प्लस साइंस। इसका मोटो क्या होता है, स्पीच बोलवाना चाहे बच्चे को थ्रू स्पीच, बोलने वर्बल लैंग्वेज भी साइंस देगी, मतलब कि दोनों को एक दूसरे पैरेलल में चलने दो, मतलब कि हम बच्चे को बोलना चाहते हैं तो हम उसको साइंस भी प्रोवाइड करें और साथ साथ हम बोले भी, ताकि बच्चे को जो है पता चले और भाई वो बोलना सीख सके, तो उसको प्रॉब्लम ना हो इतनी, और ताकि वो जल्दी सीख सके। फोर्थ इज रोल ऑफ स्पीच, इसमें स्पीच का
असेंशियल, जैसे एसेंशियल है स्पीच, इसके अंदर भी जरूरी है, डिजायरेबल भी है, लेकिन बट नॉट अटेनेबल ओनली थ्रू स्पीच, लेकिन स्पीच जो है सिर्फ स्पीच के द्वारा ही नहीं सीखी जाएगी, यानी स्पीच थ्रू स्पीच नहीं है, स्पीच थ्रू स्पीच प्लस साइंस भी सिखाए जाएंगे और स्पीच भी दी जाएगी ताकि बच्चा जो है बोलना सीख सके और कम्युनिकेट कर सके, डीप बच्चा। तो ये थी फिलोसफीज की। सेकंड इज जस्टिफिकेशन, इस मेथड की मेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट इज गोल बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स, गोल का जो है टोटल कम्युनिकेशन कहता है कि हमारे लिए गोल जो है जरूरी नहीं है, मतलब कि आप वर्बल लैंग्वेज भी यूज करो और स्पीच साइन लैंग्वेज भी यूज करो, स्पीच सीखने के लिए दोनों को यूज करो, हमारे लिए गोल इंपॉर्टेंट है, मीन्स नहीं, मतलब रास्ता जरूरी है, मतलब रास्ता जरूरी नहीं है, सक्सेस होना चाहिए बस। तो सिखाओ उससे वो वर्बल लैंग्वेज थ्रू भी एंड साइन लैंग्वेज के थ्रू भी, विजुअल और मैनुअल मेथड के थ्रू भी। बेनिफिट ऑफ बोथ, इससे जो टोटल कम्युनिकेशन का जो है बच्चा बेनिफिट ऑफ बोथ, दोनों का बेनिफिट होता है, वर्बल लैंग्वेज से भी बेनिफिट मिलता है उसे और विजुअल मेथड से भी, यानी साइन लैंग्वेज से भी उसे बेनिफिट होता है। चॉइस ऑफ बोथ, और दोनों की चॉइस रहती है बच्चे के पास, बाई चांस उसे किसी चीज तो वो साइन यूज कर लेगा और किसी चीज का नहीं आता होगा तो उस टाइम वो अपनी वर्बल लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेगा। तो ये थे इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी स्ट्रेंथ। नाउ इट्स लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है भाई। प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ टीसी, टोटल कम्युनिकेशन, हाँ टोटल कम्युनिकेशन को एक चीज और सिमकोम साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, कि इसके अंदर हम साइंस का भी यूज करते हैं और वर्बल लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, तो इसे साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, SIMCOM, सिमकोम। इसकी लिमिटेशन, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सक्सेस ऑफ टीसी, इसके लिए भी प्रीरिक्विजिट्स चाहिए भाई, स्पीच वाले तो चाहिए ही चाहिए, जो स्पीच, अब साइंस वाले भी एड ऑन हो गए। अब सबको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज अलग से, वैसे साइन लैंग्वेज भी है, तो उसकी भी एक ग्रामर है, उसके भी साइंस है अलग अलग अल्फाबेट्स के लिए, तो सबको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तो सबको मतलब कि टीचर को भी पढ़ानी पड़ेगी, पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो इसके लिए ये भी जरूरी है। प्रॉब्लम्स विद मल्टी मॉडलिज्म, अब मल्टी मॉडलिज्म के अंदर प्रॉब्लम होती है, जैसे वो कह रहे हैं टोटल कम्युनिकेशन के अंदर कि आप साथ साथ स्पीच भी प्रोवाइड करो और साथ साथ साइंस भी प्रोवाइड करो। अब बाई चांस हम मान लेते हैं कि 8-10 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहा है, टीचर अपनी बुक में देख के बोल रहा है और साथ साथ साइंस प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ बोल भी रहा है। अब बच्चे साइंस को देखें, मैडम लिपसिंग को देखें, या मैडम के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें, या बुक में देखें, तो इस तरीके से जो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो इजियर मॉडल को जल्दी चूज कर लेता है, कि एक ही मॉडल पे फिर वो हो जाता है कि भाई मैं तो भाई इस पे ही करूंगा। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ टोटल कम्युनिकेशन। तो फिलोसफी, जस्टिफिकेशन और लिमिटेशन हमने कर लिया टोटल कम्युनिकेशन की। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट इज एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। नाउ एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म की फिलोसफी, उसकी जस्टिफिकेशन और उसके लिमिटेशंस देखेंगे अभी हम। फिलोसफी, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिस्टिक गोल्स, इसका जो एम्फेसिस होता है इस एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म मेथड का, वो होता है इंडिविजुअलिस्टिक गोल्स के ऊपर, यानी इसके अंदर सोसाइटी सोशल गोल्स जो देख रहे थे अभी तक हम ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन के अंदर, वो कहता है कि नहीं, सोशल गोल्स की बजाय हमें इंडिविजुअलिस्टिक गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक के जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन हम सोसाइटी के ऊपर फोकस ना करके सोशल गोल्स की बजाय हमें इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए अपना सारा। सेकेंड इज मोटो, लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज, कि हमें लैंग्वेज सिखानी है। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म का होता है लैंग्वेज सिखाना, उसके अंदर हम स्पीच सिखा रहे थे पर इसके अंदर हम लैंग्वेज सिखाएंगे। लैंग्वेज सिखाना थ्रू लैंग्वेज, की लैंग्वेज प्रोवाइड करो और लैंग्वेज लो। लैंग्वेज इज द ऑब्जेक्टिव एंड लैंग्वेज इज ऑल्सो द टूल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज कंपैरिजन विद टू लैंग्वेज लर्नर्स, इसके अंदर कंपैरिजन होता है सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के साथ। ये कहते हैं कि जो आपकी पहली लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारी हिंदी है, तो वो कहते हैं कि डीप बच्चों के लिए हमें पहली लैंग्वेज साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए और उस साइन लैंग्वेज को बेस बना के हमें दूसरी लैंग्वेजेस, वर्बल लैंग्वेजेस उन्हें सिखानी
सिखानी चाहिए, जैसे हिंदी इंग्लिश आगे, ताकि जो है फिर वो एजुकेशन फील्ड में कम काम कर सके या अपनी भाई सोसाइटी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। वैसे तो इसका मेन मोटो जो है वो इंडिविजुअल पे ही रहता है कि अपनी इंडिविजुअल के जो एम्स हैं या उसकी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज हैं उसको जो है अच्छे से डेवलप कर सके। तो लैंग्वेज वन हो गई साइन लैंग्वेज। जो डीप बच्चा है उसकी पहली लैंग्वेज आप दो साइन लैंग्वेज, और फिर उस साइन लैंग्वेज को बेस बना के आप सेकंड लैंग्वेज उसे सिखाओ। फोर्थ इज रोल ऑफ स्पीच। इसके अंदर इसकी एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म की फिलोसफी कहती है कि स्पीच का कोई रोल नहीं, कोई भी रोल नहीं है, ना ही एसेंशियल है, ना ही डिजायरेबल है, और ना ही अटेनेबल है। इसके अंदर रोल है लैंग्वेज का। लैंग्वेज दो, लैंग्वेज जो है टूल है टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो लैंग्वेज। फिफ्थ, कल्चरल मॉडल ऑफ डीपनेस। ये कहता है कि भाई एक कल्चरल मॉडल होना चाहिए डीपनेस का। हम जो ये डीप बच्चे हैं इनके अंदर ये हैंडीकैप वर्ड को यूज ना करके उन्हें एक पॉपुलेशन जो है ये माइनॉरिटी में है डीपनेस, तो उसको एक नॉर्मल पीपल समझ के कल्चरल मॉडल जो है ये चाहता है डीप बच्चों के लिए। उनकी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए उनका भी अलग, माइनॉरिटी में है वो, और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए विद मतलब कि एक लेबल नहीं देना चाहिए कि ये हैंडीकैप बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इस तरह के लेबल्स उन्हें नहीं देने चाहिए। तो ये थी फिलोसफी। नाउ जस्टिफिकेशन। इसकी जस्टिफिकेशन क्या क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। फर्स्ट इज मोरल। मोरल यही हो गया कि भाई उनको कल्चर बोलता है, वो कहता है कि डीप बच्चे हमसे अलग नहीं है, वो भी एक नॉर्मल बच्चे हैं, उनको जो है नॉर्मल बच्चे की तरह ही या नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। सेकंड इज लिंग्विस्टिक। वो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। लैंग्वेज की वजह से लिटरेसी डेवलपमेंट होगी और एकेडमिक्स में भी उसको हेल्प होगी। थर्ड इज एजुकेशन। भाई एकेडमिक्स में हेल्प होगी, जब लैंग्वेज सीखेगा बच्चा तो उससे एजुकेशन जो है उसकी जो नॉलेज और कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से होगी। फोर्थ इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल पूरी एक तरीके से कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी मिलेंगे इस बाइलिंगुअल एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म से, और इमोशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये थी इसकी जस्टिफिकेशन। नाउ लिमिटेशन। इसकी वीकनेसेस क्या क्या है। प्रॉब्लम्स विद द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज फाउंडेशन। अब हमने बोल तो दिया कि साइन लैंग्वेज सिखा दो, अब साइन लैंग्वेज सबको आती नहीं है। अब जो वो बोल रहे हैं कि साइन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज हो गई मदर लैंग्वेज, मदर टंग जिसे हम बोलते हैं। तो जो बच्चा अगर किसी सुनने वाले पेरेंट को डीप बच्चा पैदा होगा तो वो कैसे सिखाएगा उसको साइन लैंग्वेज। तो इसके लिए जो बच्चा एक दो तरह के बच्चे होंगे, जैसे एक बच्चा जो डीप पेरेंट्स को बोर्न होगा और एक बच्चा जो हियरिंग पेरेंट्स को बोर्न होगा, यानी जिससे सुनाई देता है उनको 95% जो बच्चे होते हैं डीप बच्चे वो हियरिंग पेरेंट्स को ही होते हैं, और 5% जो बच गए वो होंगे जो डीप पेरेंट्स हैं। तो डीप पेरेंट्स तो अपने बच्चों को अच्छे से साइन लैंग्वेज सिखा देंगे, लेकिन जो हियरिंग पेरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, एक तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी है इसके अंदर, और फिर बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस से गुजरेंगे जब बच्चे को मतलब पेरेंट्स को पता चलेगा कि भाई मैं उनका बच्चा डीप है, तो उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाने में भी टाइम लगेगा। तो इसके साथ प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज फाउंडेशन के साथ साइन लैंग्वेज सिखाने में प्रॉब्लम होगी। सेकंड इशू ऑफ लिटरेसी। अब इशू होगा लिटरेसी के साथ। अब हमने बोल तो दिया कि साइन लैंग्वेज सिखा दो और साइन लैंग्वेज को बेस बना के सेकंड लैंग्वेज सिखा दो, लेकिन जो लैंग्वेज जो बाद के टाइम्स में सीखी जाती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो कह रहे हैं कि लिटरेसी में भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स विद द आइडेंटिटी में भी प्रॉब्लम होगी। हमने बोल तो दिया कि डीप कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो है तो डीप ही, तो ऐसे जो है आइडेंटिटी में भी प्रॉब्लम होगी। फॉर दिस प्री रिक्विसाइट्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस के लिए भी अलग अलग प्री रिक्विसाइट्स चाहिए, जैसे अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, साइन लैंग्वेज भी पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा। तो ये थे इसकी लिमिटेशन। लास्ट इज विच इज द मेथड। अब ये जो तीन मेथड हमने पढ़े हैं, ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, इनके अंदर से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो एक डीप चिल्ड्रन के लिए अडॉप्ट करना चाहिए या उसके यूज करके करना चाहिए। तो जैसे हमने देखा सबकी स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं, अलग अलग फिलोसफी है, तो हम किसी एक पे को बेस्ट नहीं बता सकते। तो हमें जो है जैसे बच्चा अलग है, बच्चे की नीड्स अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और टीचर भी कैसे उसकी भाई अलग अलग साइड्स भी हैं, तो उसके फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी भी एक पे हमें नहीं करना चाहिए कि यही बेस्ट है हम इसी ही यूज करें। तो जो मेथड जो भी हम यूज करें वो सिस्टमैटिक वे में करें और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहे और फ्लेक्सिबल रहे। अगर वो काम नहीं करना है, हम उसको जैसे हमने एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म एक बच्चे के लिए चूज कर लिया कि हम इसको ऐसे
इस मेथड के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उस पर काम नहीं करना है तो हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं और दूसरे मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो किसी एक मेथड के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। No, this is all the method of the communication. In this video, we have studied about methods of communication of unit first. Introduction to communication. This is part second video of this unit. Thank you for watching my video, and please do like, share and comment on this video, and please subscribe.